कर्ज की आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। हंसता खेलता परिवार पल भर में खाक हो गया। करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी और बड़ा सा उनका बंगला था, लग्जरी कारें थी, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा करते थे। दोस्तों, इतने आनंद से यह परिवार रह रहा था, लेकिन अचानक पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। यानी कि परिवार तंगी से गुजरने लगता है, वह कंगाल हो जाते हैं और फिर वह किराए के मकान में रहने लगते हैं, किराए के मकान में रहने को मजबूर हो जाते हैं। फिर एक दिन पूरे परिवार के 7 लोगों ने कार के अंदर बैठ करके जहर खा लिया होता है और जहर खाने के बाद सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आखिर क्या तो हुआ था और क्यों इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया था? क्या इतनी इनके ऊपर गुजर रही थी कि इन लोगों ने इस दुनिया को छोड़ने का प्लान यहाँ पर बना लिया था? पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे कि आखिर कैसी कैसी मुसीबतें इनके ऊपर आ रही थी और क्या उनके साथ हो रहा था। और दोस्तों, इस घटना से हमें यह भी सबक मिलेगा कि जीवन के अंदर ज़्यादा कर्जा नहीं करना चाहिए और बैंकों का कर्जा तो इतना खतरनाक होता है कि बस पीछा ही नहीं छोड़ती हैं बैंक। पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। 27 मई रात 11 बजे का समय था। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 27 में एक औरा कार आकर के घरों के पास में आकर रुक जाती है और उस औरा कार के अंदर से ना कोई निकल रहा था और ना ही कोई उस कार के अंदर कोई हलचल हो रही थी। अब दोस्तों, कार वहां पर खड़ी हुई थी और वहीं का रहने वाला एक पुनीत राणा होता है, जिसका पास में ही घर था। वो समझता है कि ये कौन लोग हैं जो कार रुकी खड़ी है, कोई गुंडे टाइप के तो नहीं है, कहीं किसी बहन बेटी का इंतजार कर रहे हो, किसी को किडनैप करने के लिए आए हों। 100 चीज़ें उठती हैं मन के अंदर जब ऐसा कोई संदिग्ध परिस्थितियां बनती हैं। तो पुनीत राणा, जो कि पड़ोस में वहीं पर घर था उसका, वह अपने घर से निकलता है और जा कर के उसके कार के पास खड़ा हो जाता है और अंदर झांक कर कहता है, भाई कौन हो, क्या हो गया तुम्हें जो यहाँ पर खड़े हुए हो? तो उस कार के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था। उसकी आधी आंखें मुंदी हुई थी और आधी आंखें खुली हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई शराब वगैरह पी कर वह बैठा हुआ हो। और उस गाड़ी में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। एकदम से जो यह पड़ोसी था पुनीत राणा, यह अपना सर बाहर निकाल लेता है क्योंकि दुर्गंध के मारे इससे वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। लेकिन अगले क्षण यह कहता है उस आदमी से कि भाई यहाँ पर क्यों रुके हुए हो तुम लोग और क्या मामला है तुम्हारा? अब उसके बाद जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स होता है वह कहता है कि हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, अच्छे इंसान हैं और पीछे मेरा पूरा परिवार गाड़ी में बैठा हुआ है, 6 लोग हैं और हमने जहर खाया है और जो पीछे बैठे हुए लोग हैं इनकी तो मृत्यु हो चुकी है और थोड़ी देर में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसेगा। यह सुनने के बाद जो वह व्यक्ति था, पुनीत राणा जो लड़का था, वह एकदम से घबरा जाता है कि मामला इतना डेंजर है और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करता है। और आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो पीछे की खिड़कियों को खोला जाता है। अंदर देखा जाता है कि बुजुर्ग हैं 2, उनके साथ एक छोटा सा लड़का है, 2 लड़कियां हैं और एक उसकी पत्नी है जो आगे बैठा हुआ है और वो सारे के सारे मृत पड़े हुए हैं। उनमें से जहर की बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। अब यह सारा नज़ारा देख करके जो आस पड़ोस के वहाँ पर लोग थे जहाँ पर यह गाड़ी खड़ी हुई थी, वे थोड़ा विचलित से हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जाता है। इतने में ही पुलिस वहाँ पर आ पाती, इतने में ही जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले वह उस लड़के पुनीत राणा से कहता है कि थोड़ी देर में मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा नाम आप याद रखिए, मेरा नाम है प्रवीण मित्तल और तंगी की वजह से ये कदम हमने उठाया है पूरे परिवार ने और मेरे ससुर का इसमें कोई दोष नहीं है। पुलिस आए तो पूछे तो कह देना और हमारा अंतिम संस्कार हमारे मामा का लड़का करे, मेरी यह अंतिम इच्छा है। और दोस्तों, उसके बाद जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता, सारे परिस्थितियां देखता है तो वह लड़का तब तक मर चुका था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस तुरंत वहां पर मौके पर आ जाती है। आने के बाद पुलिस तुरंत उन लाशों को देखती है, निकाला जाता है और वहां पर सुराग वगैरह देखे जाते हैं कि कोई मामला यहाँ पर ऐसा वैसा तो नहीं है। उसके बाद उस लड़के के ससुर को बुलाया जाता है, ससुर से पूछा जाता है तो ससुर बताता है कि भाई इसका नाम प्रवीण मित्तल है, हिसार का यह रहने वाला है, इसकी पत्नी का नाम रीना है और इनकी 2 लड़कियां हैं जिनका नाम है ध्रुविता और डेलिसा, एक बेटा है जिसका नाम है हार्दिक और इनके माता पिता का नाम देशराज और माँ का नाम विमला है। 5 साल पहले
करोड़ों रुपए की फैक्ट्री जो स्क्रैप करने वाली फैक्ट्री होती है उसमें घाटा हो जाता है और फैक्ट्री का जो काम होता है वह बंद हो जाता है। उसकी वजह से यह रोड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी जब निकाली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि आज से 12 साल पहले पंचकुला के अंदर प्रवीण मित्तल ने एक फैक्ट्री लगाई थी। यही स्क्रैप करने वाली जो फैक्ट्री होती है इसको स्टार्ट किया था। फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और उसके बाद इनकी मुलाकात एक रीना नाम की लड़की से होती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है और आज से 12 साल पहले ये शादी कर बैठते हैं। शादी होने के बाद इनको 2 लड़कियां और एक बेटा होता है हार्दिक, और 2 लड़कियां जो कि ध्रुविता और डेलिसा होती हैं। और उसके बाद इनकी कंपनी अच्छे से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई पैसे की दिक्कत थी। पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है। माता पिता थे, उनका बेटा प्रवीण मित्तल था, बहू थी रीना, 2 पोतियां, 1 पोता था। अब क्या होता दोस्तों, समय का पहिया अब उल्टा घूमने लगता है। आज से 5 साल पहले जो फैक्ट्री होती है स्क्रैप करने वाली, स्क्रैपिंग कंपनी जो होती है, वह उसमें घाटा होना शुरू हो जाता है। और जैसे उसमें घाटा होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रवीण मित्तल होता है वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने जब फैक्ट्री खोली थी तो बैंक से, बहुत सारी बैंकों से कर्जा लिया था और बहुत सारा उसके सर पर कर्ज था। अब वह घबरा जाता है कि अगर फैक्ट्री चली गई तो कर्जा कैसे चुकाऊंगा, क्या होगा ज़िंदगी में आगे। दोस्तों घर में खूब काफ़ी लग्जरियस लाइफ थी उनकी, अच्छा बड़ा बंगला था, लग्जरी कारें थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और बहुत ही उनके मतलब एक तरह से वक्त जो था उनका बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब फैक्ट्री में घाटा आने लगता है तो उसके बाद जो बैंक वाले होते हैं उनके घर पर चक्कर लगाने लगते हैं कि भाई हमारा लोन जो लिया था उसको क्लियर करो। लेकिन कंपनी में कमाई जब हो, फैक्ट्री में कमाई हो तो लोन क्लियर करें। फैक्ट्री का तो बिल्कुल बुरा हाल हो चुका था। 1 साल तक जैसे तैसे वे जद्दोजहद करता रहा और बैंक वालों को रोकता रहा, लेकिन आज से 4 साल पहले बैंक वाले बिल्कुल नहीं मानते हैं और उसकी फैक्ट्री को सील कर देते हैं। फैक्ट्री को सील करने के बाद उसकी जो कोठी थी उसको भी सील कर दिया जाता है, उसकी लग्जरी जो गाड़ियां थी उनको भी ले लिया जाता है और बच्चे अब और यह पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जब ये रोड पर आ जाता है तो इनका सारा कुछ छिन चुका था, ऊपर से बैंकों का कर्जा अभी भी उनके ऊपर बकाया था, यानी कि पूरा मोटा कर्जा ले रखा था। उसके बाद जो यह लड़का होता है प्रवीण मित्तल अपने पत्नी और अपने 2-3 बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ अपनी ससुराल में रहने के लिए चला जाता है और वहीं पर रहकर अपना गुजारा कर रहा था। वहाँ पर रहकर ये ड्राइविंग किया करता है, जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाते हैं टैक्सी वगैरह में, लेकिन उससे गुजारा हो नहीं रहा था, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। अब यहाँ पर जो इसके सास ससुर होते हैं वो भी इनको ताना मारने लगते हैं कि हमारी क्या कौन सी जिम्मेवारी है जो हम तुम्हें पालेंगे पोसेंगे और तुम यहीं पर हमारी छाती पर पड़े रहोगे। अब इन बातों को सुनने के बाद यह पूरा परिवार अब किराए के मकान में आ जाता है रहने के लिए और वहाँ पर एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोलते हैं। लेकिन दोस्तों टूर एंड ट्रैवल कंपनी इनकी चलती नहीं है, उसमें घाटा आ जाता है। वो कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो हर चीज़ खराब ही होती है और जब समय अच्छा होता है तो आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना निकाल कर दे देगी। अब इनके साथ ऐसा ही हो रहा था, इस परिवार के साथ। टूर एंड ट्रेवल्स भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यह अपने घर में किराए के मकान में रह रहे थे, किराया भरना भी मुश्किल हो रहा था। कहाँ तो लग्जरी लाइफ जिया करते थे और कहाँ अब एक छोटा सा मकान किराए का और उसका भी किराया भरने का पैसा नहीं था। गाड़ी में से जो टैक्सी गाड़ी वगैरह ले रखी थी और उसमें जो भी कमाई होती, थोड़ी बहुत कमाई हुआ करती थी, उससे गुजारा बसर होता ही नहीं था, क्योंकि बच्चों का खाना पीना भी होता है, पूरा परिवार था 7 लोगों का। अब तो यहाँ पर दिक्कत इनके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, पूरी तरह से परेशान, और बैंकों का आना फिर से शुरू हो गया था इनके उस किराए वाले मकान पर। जो किराएदार था वह भी इनको डांटता कि ये क्या चक्कर मचा रखा है, रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई आता है और तुम्हें धमका कर जाता है, तुमसे कर्जा मांगता है। अब तो यह पूरा परिवार पूरा परेशान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यह पूरा परिवार 26 मई को बागेश्वर बाबा की कथा चल रही थी और उस कथा में जाते हैं कि शायद वहाँ पर कोई रास्ता मिलेगा, तो पूरा परिवार गाड़ी में बैठ करके बागेश्वर बाबा की कथा में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बाबा इनका पर्चा उठाता ही नहीं है। वहाँ पर पर्चे का काम होता है ना, नाम बोलते हैं फिर उस पर्चे से बुलाया जाता है। तो अब ये उदास मन लेकर के वापस लौट रहे थे और रास्ते में यह फैसला करते हैं कि अब इस तरह से ज़िंदगी कैसे जिएंगे। कर्जा छोटा मोटा तो है नहीं, लाखों करोड़ों का है, उसको चुकाते चुकाते इस तरह से अगर चुकाएंगे तो 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी और हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे। अब उसके बाद ये ऐसा फैसला लेते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों सारे लोग बातचीत करने के बाद
जहर खा लेते हैं। और जहर खाने के बाद एक गाड़ी को एक जगह पर रोकते हैं, वहाँ पर कुछ मकान भी बने हुए थे सड़क किनारे, और यह जो ड्राइवर था यह भी जहर खा लेता, जो लड़का था प्रवीण मित्तल, लेकिन आखिरी में खाता है। उससे पहले इसके 6 परिवार के सदस्य, माता पिता पत्नी 3 बच्चे, वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद प्रवीण मित्तल ने भी जहर खाया था। अब भगवान के पास वह भी जाने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में रहने वाला पुनीत राणा देखता है कि यह कार बहुत देर से हिली नहीं है, शायद कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, और वह सोचता है कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो वह आकर पूछ लेता है। लेकिन प्रवीण मित्तल कहता है कि भाई साहब, कर्ज के चक्कर में हम लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। मेरे घर वाले जो 6 लोग हैं पीछे गाड़ी में, ये तो भगवान के पास जा चुके हैं, और मैं भी थोड़ी बहुत देर में मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ससुर के ऊपर कोई दोष आरोपण ना किए जाए, और हमारा जो अंतिम संस्कार है वह मेरे मामा का लड़का करेगा। और उसके बाद दोस्तों वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस तरह से यह घटना जो घटती है इसका खुलासा होता है। आप लोगों ने यह खबर देखी भी होगी, एक कार के अंदर, और फिर बहुत सारे इंटरव्यू इसके ऊपर हुए थे। मैंने इस पुरानी खबर, 3 महीने पुरानी ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए उठाया है कि यहाँ पर, जिससे कि हम लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कर्जा एक लिमिट तक ही लेना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कर्जा ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा ले लें, और अगर कल को कोई हानि होती है, घटना होती है, तो उस कर्जे को चुका भी ना पाएं। दोस्तों इस तरह से कई परिवार इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं कर्जे के चक्कर में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। कम खाएं, अगर ज़्यादा बड़ा व्यापार नहीं है तो छोटा मोटा व्यापार होगा या छोटी मोटी नौकरी होगी। कम कमा रहे हैं तो कम खर्चा कर लें। ज़रूरी थोड़े एक भाई 10,000 की नौकरी और आप चल रहे हो, कार खरीद करके उसमें चल रहे हो, उसका पेट्रोल का भी खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें तो कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा सर पर। या फिर आपकी कंपनी है और उसके ऊपर आपने लाखों करोड़ों का कर्जा ले लिया है, और फिर उम्मीद नहीं है कि इस कंपनी से उसको चुकाया जाए, तो यह भी एक मरने बराबर परिस्थिति हो जाती है। तो उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, ये बुजुर्गों ने बिल्कुल सही बात कही है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। दोस्तों इसी के ऊपर एक कहावत भी है कि कर्ज की आग में जलकर सब कुछ राख हो गया, हंसता खेलता परिवार पल भर में खाक हो गया। तो कभी इतना ज़्यादा कर्जा ना लें, अपनी ज़िंदगियों से प्यार करें, छोटे में गुजारा कर लें। ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा अमीर दिखेंगे लोगों को तभी बात बनेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तो जान भी देनी पड़ जा सकती है। दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर मैं आप लोगों के नाम यहाँ पर ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद दिलीप राजपूत हमारा भाई कमेंट करते हैं खंडवा गोकुल गाँव से। और दुर्योधन भाई हमारे लगातार हमें कमेंट करते रहते हैं, यूपी पनियारा महराजगंज से हैं। नूर नाम से ID हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। और भीम कसारे हमारे भाई कहते हैं सर जी बहुत अच्छी वीडियो लगती हैं आपकी। और उसके बाद हमारी बहन जानकी गंगवार, नमस्ते भैया जी, आप एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है। जी बिल्कुल, 4 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम थापा कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुखवीर कुमार कमेंट करते हैं। लालाराम संखवार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अजहर भाई कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। और दया शंकर सिंह हमारे भाई राजपूत ठाकुर यूपी से कमेंट करते हैं। उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं जो कि हमें लगातार कमेंट करते हैं, जिनमें नाम है सूमरो भील हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोहन लाल लोहार कमेंट करते हैं, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोहर जोशी कमेंट करते हैं, आपका समाचार बड़ा रोचकदायक होता सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मुरलीधर जोशी, मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूँ, पीछे से ये नेपाल के हैं भाई। और भीमदत्त जोशी हमारे भाई सही कहते हैं, जज साहब ठीक फैसला सुनाया, लुटेरी दुल्हन को कर्मों का फल मिला। जी बिल्कुल। और भीमदत्त जोशी नेपाल से हैं और फिलहाल मुरादाबाद में रहते हैं। उसके बाद रजनीश कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, इसको तो शादी नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल। उसके बाद राकेश रामदेव कमेंट करते हैं, और जितना सोशल मीडिया पर वीडियो देख करके शादी.com पर जा करके शादी करते हैं, बहुत गलत होता है। जी बिल्कुल जी। साहब सिंह हमारे भाई बिजनौर से कमेंट करते हैं, चांदपुर सलीमपुर चीमा फार्म साहब सिंह। और उसके बाद गुलाब चंद्र पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं, प्रतापगढ़ यूपी से हैं, और मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धीरज बरनवाल, क्या कहानी है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। राजेंद्र वैष्णव हैं, जैसे
जैसी करनी वैसी भरनी। विकास हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी मैं सुनता हूं और आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं मुंबई में रहता हूं। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पटेल हमारे भाई बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से हैं, बहुत अच्छी कहानी है जी। देवेंद्र सेन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, मैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। और उसके बाद अशोक कुमार हमारे भाई कहते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी है और मैं आपके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका 1000 में से एक है और आप हर कहानी को इस तरह से बताते हो सही तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका अशोक कुमार जी। उसके बाद हमारे साथ राम शब्द हमारे भाई नमस्कार जी। उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, RK राय हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, मोनू जैन हैं, नरेश पाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, नरेश पाल सिंह। और उसके बाद राजा राम साहू हमारे भाई कमेंट करते हैं, ऐसे अपराधों के करने वाले अपराधियों को हौसले बुलंद करते हैं और न्याय कानून व्यवस्था लचीलापन देखने को मिलता है जी। बिल्कुल। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और सामान लूट लेती लेकिन हत्या ना करती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई लगातार बने रहें हम आपसे गुजारिश करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया और राजेश श्रीवास्तव हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।